नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। एग्जाम देने जा रहे हैं आप सभी, तो यह वीडियो YouTube पर पहली बार होगी जिसमें हम कम क्वेश्चंस करेंगे और सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। हर तरीके की पेडागोजी इसमें मिलेगी, यानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। अब हम ये चैलेंज देते हैं आप सभी को, इन 30 प्रश्नों में आपको लगभग अगर आप 20 प्रश्न कर ले जाते हो तो पूरे सब्जेक्ट, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, आप पेडागोजी से डरेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं कि भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः डॉट डॉट के लिए होना चाहिए। इस डॉट डॉट में क्या भरेंगे, ये बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पेडागोजी को उठाना है एक एक क्वेश्चंस को। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे साथ कि बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए होना चाहिए, या बच्चों के उच्च ज्ञान का परीक्षण के लिए होना चाहिए, या पाठ्यचर्चा के स्तर ज्ञान के लिए होना चाहिए। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे भाषा का आकलन करना है। यह आकलन कौन करेगा? माता पिता कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आएगी कि अगर स्कूल में किया जा रहा है तो वो शिक्षक के द्वारा ही तो किया जाएगा। तो अगर एक शिक्षक बच्चे का आकलन करेगा, लैंग्वेज का, भाषा का आकलन करेगा, तो सबसे पहले यह देखेगा कि बच्चे के प्रयोग, यानी जो वो लैंग्वेज अपने परिवेश में प्राप्त कर रहा है, लैंग्वेज यूज कर रहा है, बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है, कैपेसिटी को सबसे पहले तो चेक करेगा ना कि बच्चा किस स्तर का है, उसकी क्षमता किस स्तर की है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए, कह रहा है रचनात्मक आकलन की सबसे जो है, रचनात्मक आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन होता है क्रिएटिव माइंड से संबंधित। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका कौन सा है? कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे दीजिएगा, या कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, या कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, या कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। अब देखो, बहुत सुंदर सा प्रश्न है और कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। या रचनात्मक आकलन कैसे होता है? बच्चा क्रिएटिव हो, बच्चा कुछ अलग करता हो, मतलब 50 बच्चे बैठे हैं और उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ बाकियों से अलग कर रहे हैं। जैसे रचनात्मक आकलन वो होगा जैसे हमने एक कहानी पढ़ी, देखो सभी में कहानी पढ़ा जा रहा है, कहानी पढ़कर मुझे छांटना क्या रचनात्मक होगा? नहीं। ये भी छांटना क्या रचनात्मक होगा? नहीं। उत्तर देना रचनात्मक होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं कहानी पढ़कर अपने आप से उसमें से प्रश्न बनाए कि इसमें से क्या क्या हम अपने विचार को ला सकते हैं, हम यही तो अलग कर रहे हैं ना दूसरे से, तो सिंपल सी बात है, आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे नेक्स्ट वन की तरफ। हो सकता है मे भी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं, तो भयभीत नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल यही आते हैं, यही आएंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी परिवर्तन आपको मिलेगी, ये चैलेंज नहीं, ये वादा है। कई वर्षों का यहां पर क्या है, अनुभव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होने चाहिए, या मौखिक वार्तालाप, या फिर ननावधीश। तो मुझे ये बताना, मैं सबसे पहले, मैं एक अध्यापक हूं। अध्यापक का मतलब आप सभी एक अध्यापक हैं। आप अगले जो है साल एक स्कूल में जाते हो पढ़ाने के लिए, और आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। किसका करना है? भाषा प्रवाह का, अभिव्यक्ति कौशल का। तो आप क्या करेंगे? आप यार ना सबसे पहले अगर भाषा चेक करोगे ना, तो मौखिक वार्तालाप, बच्चे से कुछ पूछोगे, बच्चा कहाँ रहता है, बच्चा को सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या वो पढ़ने में रुचि लेता है, कौन सा सब्जेक्ट वो अच्छा यहाँ पर करता है, किसमें कमजोर है। तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अगर बच्चे से आप सवाल जवाब करोगे, वो आपकी बात तो सुनेगा और जवाब देगा। तो मैं कह सकता हूं इससे बेस्ट आकलन आप कर ही नहीं सकते। मौखिक वार्तालाप ही होना जरूरी है। आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करें तभी जब आपको लगे कि हाँ, हम शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म चुना है, क्योंकि हम केवल शिक्षक बनाते हैं, शिक्षिका बनाते हैं, हमारी कोई दूसरी वैकेंसीज पर यहाँ पर टारगेट नहीं होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। तो यार जो प्रगति होती है ना, मैंने पोर्टफोलियो की वीडियो बनाई है, आप सभी को बताया है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कि एक दस्तावेज होता है, एक फाइल होता है जिसमें बच्चे ने अभी तक जितनी भी प्रगति की है, जितना भी उसने कौशल ग्रहण किया है, जो भी बच्चे ने अपने जीवन काल में किया है, उस फाइल में उसका लेखा जोखा, उसका ब्यौरा होता है। मेरी बात समझ रहे ना? जिस तरीके से आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप अपनी फाइल को लेकर जाते हो और अपने सामने एग्जामिनर के सामने रख देते हो और कहते हैं कि वो सारी चीजें देखता है। उसमें क्या होता है आपकी? उसमें सारी आपकी प्रगति होती है जो आपने बचपन से लेकर अब तक जो है ग्रहण किया है। ठीक है ना? तो पोर्टफोलियो को जबरदस्त तरीके से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिएगा। देखना, हर तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आपने ये नहीं देख पाया कि कौन सा हिंदी का था, कौन सा गणित का था, कौन सा मनोविज्ञान का था। पेडागोजी में पूरी कराऊंगा, ऐसे ही 15 कितने हो जाएंगे आप खुद ही समझ सकते हो कि 75 नंबर की आपकी पेडागोजी ही आ जाती है सीटेट एग्जाम में, और जितने टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी पेडागोजी आपकी आ जाती है 20%। तो ये वीडियो सभी के लिए कारगर है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, या बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। अच्छा ये बताओ, हम आपसे कह दें कि ये बताओ कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अगर क्लास में होंगे ना तो वो कहेंगे हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, हम कहीं ना कहीं ये कर लेंगे, पाकिस्तान को मिला लेंगे, यही तो होता है ना, हम इसको उड़ा देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे। लेकिन पॉसिबल है क्या इतनी जल्दी? नहीं ना। लेकिन क्या है ना, बच्चे अपने अनुभव देते हैं। तो उसमें मतलब क्या कह रहा है? यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, मतलब इससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता है कि बच्चे से पूछ रहा है एक अध्यापक और अध्यापक पूछ रहा है तो बच्चा कुछ उसके बदले में जवाब देगा कहीं ना कहीं, है ना? सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छे, लाइक करते जाना, बहुत बढ़िया। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो हम इसे कहते हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब दोनों हाथों से लिख लेते थे, आप भी अगर दोनों हाथों से लिख लेते हो तो जैसे अगर मैं सीधे हाथ से लिख रहा हूं और मैं भूल गया और मैं डेढ़े हाथ से लिखने लगा या बाएं हाथ से लिखने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि भैया कोई फर्क पड़ा है। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर अपने आप प्रशिक्षण का अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण, अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण हो जाए, तो वो कहलाता है क्या? द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। यह याद रखिएगा, जब कोई कार्य एक भाग से किया जाता है उसका फर्क ना पड़े दूसरे भाग पर, तो समझ लेना वह अंतरण द्विपार्श्विक अंतरण होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा बार आए, जैसे अगर मैंने लिख दिया 4 8 4 7 4, तो मुझे ये बताओ कि इस श्रेणी में सबसे ज्यादा अंक कौन सा है? तो आंसर आएगा मेरे पास कि सर 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? 4 इसका हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? 4 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाँ, पेडागोजी में एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूं, ऐसे भी आ जाता है कि 7 4 7 1 7 8 7 लिखकर आ जाए और क्वेश्चन में पूछ दे इसका बहुलक क्या होगा, तो आंसर भी केवल आपको 7 ऑप्शन में देख लेना है, क्योंकि जो चीज ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। बस यही क्वेश्चन में कह रहा है, जो सबसे अधिक बार आए वो बहुलक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम कहते हैं, हम कह रहे हैं ये सिंपल सी बात कि पूर्व ज्ञान है मुझे, और पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है कि मुझे पूर्व ज्ञान का ये मतलब है कि मेरे को इंग्लिश पहले आती है और मैं अगली कक्षा में गया तो थोड़ा सा टफ इंग्लिश है, लेकिन मुझे रूल तो पता है ना।
लेकिन क्या कह रहा है, मुझे सीखने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूं। या मैं ऐसे कह सकता हूं, मैंने पहले साइकिल चलाई है और मैं 10 साल बाद साइकिल को छोड़ दिया और मैं फिर से जो है 10 साल बाद साइकिल उठाई है, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे रिकॉल करते हैं तो मुझे याद है। और अगर वो अनुभव मुझे कामयाब करता है, सहायता करता है, तो वो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण को कहते हैं अंतरण भी कहते हैं, जो आपका एक ही चीज है, ठीक है ना? याद रहे, जब कोई कार्य हमें काम आए, सहायता करता है तो सकारात्मक होगा, जब सहायता ना करे तो आंसर नकारात्मक हो जाता। तो फिलहाल डी के साथ जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम कहेंगे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे विस्मृति, क्योंकि विस्मृति वो चीज होती है जो स्मृति में ना रहे। यानी हमसे कह रहा है, हम जो चीज सीख चुके हैं और हमें पता था कि यह व्यक्ति मैंने कहीं देखा है और मैं दूसरी बार उसको 2 साल बाद देख रहा हूं, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूं, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, वो हंस रहा है मेरे सामने, लेकिन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा और मेरे को पुनः स्मरण करने पर भी नाम नहीं याद आ रहा। और जब नहीं आ पाए तो समझ लेना कि मैं भूल चुका हूं। आंसर क्या चला जाएगा? 3 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बच्चों के लिए स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? मतलब हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, लिंग भूमिका क्या है। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर रणनीति क्या होगी बच्चों के लिए? बच्चा और अध्यापक के बीच में और समाज के बीच में क्वेश्चन है, बताइए। लिंग पूर्वाग्रह एक आपका चैप्टर है, क्लियर? याद रखेंगे, टेट एग्जाम में जो बच्चे और बच्चियों में समानता की बात करता है, कभी भेदभाव की बात नहीं करता है, ठीक है ना? अच्छा, आप ही समझो कि क्या बच्चे और बच्चियों में भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करना चाहिए, ना कि क्या विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना। नाटक समूह अलग तो बिल्कुल नहीं बैठाना है, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे तो समाज हमारा बदलेगा, समाज की तरक्की होगी और लोगों को समझ में भी आने वाला है। तो मैं आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ले जाऊंगा। चलिए आगे हम बात करेंगे 11 नंबर। बच्चों के संदर्भ या संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक पियाजेटियन का मतलब होता है कि पियाजे का समुदाय, पियाजे का समुदाय का मतलब होता है जो पियाजे के संदर्भ में सही हो। मेरी बात समझ रहे ना साहब? अगर मैं कह दूं निम्नलिखित में से कौन सा एक पियाजेटियन निर्माण है, क्या स्कीम्स है, अवलोकन संबंधी अधिगम है, कंडीशनिंग सुदृढ़ीकरण, मैं कह सकता हूं ये कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण अवलोकन की बात ही नहीं, ये स्कीमा आपने पढ़ा होगा, स्कीमास कहा गया, पियाजे को पियाजेटियन कहा गया। मैं कह सकता हूं आंसर किसके साथ जाएगा? फर्स्ट को लॉक करेंगे। चलिए हम आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? लॉक कीजिएगा, जल्दी से लॉक करेंगे। हर बहन हर भाई जो लेट आए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, यूट्यूब पर पहली बार वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें ऐसी वीडियो एक जगह पेडागोजी को शामिल किया गया है, कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, ये वादा नहीं, चैलेंज है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम केवल बात करता है टेट, सी टेट, ऑल स्टेट, हर बहन हर भाई को शिक्षक और शिक्षिका बनाता है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को रैंक प्रदान करना, बच्चों को स्पष्टता और संबंधी अवधारणाओं के बारे में भ्रम को समझाना, छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेवल करना या फेल पासिंग को चिन्हित करना। मैंने कहा बच्चे को कभी फेल पास में नहीं रखना है, बच्चे की कमियों को दूर करना है, लेवल नहीं करना है, रैंक नहीं देना है कि उसको ए दे दिया उसको डी दे दिया, तो फेल पास की बात हो जाएगी। लेकिन हमें अगर भ्रम समझा दिया जाए, मैंने क्या कहा, पेडागोजी में ट्रिक अपना लेना कि बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर लगा के आना है। ये देखिए सबसे बड़ा आंसर इसमें दिख रहा है और पॉजिटिव आंसर है, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद रखिए, मेरी ट्रिक याद रखना, जब कुछ ना समझ में आए तो बड़ा आंसर टिक कर देना। चलिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इस डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? लॉक कीजिएगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को तैयारी नहीं करनी चाहिए, कभी कभार तैयारी करनी चाहिए, को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए कि तैयारी को बाधित करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कभी कभार
निगेटिव है, ये बाधित निगेटिव है, को सक्रिय रूप से हमें तो पॉजिटिव चाहिए था ना, तो मुझे सबसे बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर लगाना है ना साहब। आंसर किसके साथ जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, क्योंकि पढ़ाने के साथ, ज्ञान देने के साथ कुछ ट्रिकी मेथड भी यहां पर हम बताते हैं शिक्षक और शिक्षिका बनाने के लिए। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को प्राथमिक विशेषता में शामिल हैं। प्राथमिक विशेषता में शामिल है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया में शामिल हैं? ध्यान घाटे के विकार की बात करें, प्रचलित सोच पढ़ने में प्रभाव, या प्रचलित का मतलब यहां पर विचलित का मतलब हो जाएगा कि भाई जो विचलित, अपने जो है मार्ग से विचलित हो गए। धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता, दोहराए जाने वाले लोकोमोटर क्रियाओं में संलग्न होना। मैं कह सकता हूं डिसलेक्सिया में आप पढ़ने में प्रॉब्लम करते हो ना, तो आंसर भी 3 के साथ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर डिसलेक्सिया है तो पढ़ने में आप असमर्थ होगे, पढ़ने में आपकी बात करें डिसेबिलिटी होगी, रीडिंग डिसेबिलिटी होगी। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि लक्ष्य को बच्चा, लक्ष्य का रैपर जो है हीरोइन वाला पकड़ा देते हैं, तो वो पढ़ता है क्या? कह रहा है कि महक तो इस जो है लिफाफे में बड़ा अच्छी आ रही है, ठीक है ना, और मैं आपको बताता हूं कि इस बच्चे को ये क्या पढ़ता है, इसको लुक्स पढ़ता है। तो मैंने लक्ष्य ही क्यों लिया? मैंने कहा लक्ष्य में डिसलेक्सिया है, लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ेगा तो पढ़ना संबंधी असमर्थता हो गई। ये ट्रिक थी हमारी, हंसते हंसते आप सीख जाओगे सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 15, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है, पाठ्य पुस्तकों पर विशेष निर्भरता देता है, बच्चों के अनुभव को प्रधानता, रटे संस्मरण, लेवलिंग और श्रेणीकरण या छात्रों की क्षमता के आधार पर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है, बच्चों के अनुभव को प्रधानता में कहूंगा, आंसर जाएगा 2 के साथ। बहुत बढ़िया। 16वां नंबर, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के क्या हैं? अच्छा, आप समझोगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं एक दूसरे के पूरक हैं, अलग हैं, तो आपको पूरक है लगा देना है। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। अब क्या करोगे? पूरी तरह से अलग लगाना ही नहीं, संबंधित नहीं अलग लगाना ही नहीं, स्वतंत्र नहीं अलग लगाना ही नहीं, तो एक ही बचा हमारे साथ, के साथ अंतर्बुना। अंतर्बुना का मतलब होता है सन्निहित, सन्निहित का मतलब होता है एक दूसरे से मिले हुए, है ना। स्वतंत्र कर देंगे तो भाई एक अलग रास्ते हो जाएगा, एक अपने अलग रास्ते हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से, देखिए ईवीएस की भी पेडागोजी बीच बीच में है, याद रखना है। और आपको पता नहीं चला कि इसमें गणित की कहाँ थी, शिक्षा शास्त्र की कहाँ थी, पूरी पेडागोजी हम लेकर चल रहे हैं। बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है। यह इंगित करता है कि ईवीएस को रट के माध्यम से सीखा जाता है, ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, ईवीएस बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है। तो मुझे याद रखना है कि पहले तो हमें ऑप्शन कौन से नहीं हो सकते हैं, पहले ये देखना। रटना क्या है? नेगेटिव है, नहीं हो सकता है। शिक्षक केंद्रित है, नहीं हो सकता है। ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, ईवीएस बाल केंद्रित होता है। तो जो हमारा C-टेट आंसर लगाता है ना भैया, C-टेट जो आंसर लगाता है वो पता है आपको क्या लगाता है? वो याद रखना है, ईवीएस बाल केंद्रित है। बिल्कुल ये सही होना चाहिए। देखिएगा, जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, इससे भी बेस्ट आंसर क्या होगा यार? बच्चे को सिखाना है ना, बच्चों को अन्वेषित करना है ना। मैं कह सकता हूं कि अगर बाल केंद्रित अगर नहीं होगी तो फिर क्या, कैसे पढ़ाओगे उसको? बच्चे को केंद्र में रख कर ही पढ़ाओगे, तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता फिर कहीं आपका। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो यह बुद्धि से रिलेट करता है, और संज्ञान आप सभी जानते हो कि एक संज्ञानवादी भी रहे, और संज्ञान का सिद्धांत दिया था हमारे मिस्टर पियाजे ने। और यह दोस्तों क्रिस्टलाइज्ड के सिद्धांत से, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, जवाब दीजिएगा। बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने उनकी सोच व सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया? इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा? इतना सिंपल क्वेश्चन कहां मिलेगा आप बताओ? बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया है? तो वो जाएगा आंसर किसके साथ? लेव वाइगोस्की के साथ, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक से यही जुड़े हैं और कोई नहीं मेरे भाई, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग जुड़े हैं नैतिक सिद्धांत से, पियाजे जुड़े हैं आपके किससे? आप सभी समझते हो कि पियाजे जुड़े हैं संज्ञानवादी सिद्धांत से, और वॉटसन जुड़े हैं आपके व्यवहारवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 20,
भाषा के अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है? प्रसव पूर्व अवधि की बात करता है, यानी बच्चा जन्म से पूर्व की बात करता है, बचपन की बात करें, मध्य बचपन की बात करें, किशोरावस्था। अच्छा, ये पेडागोजी समझ रहे किसकी है? यह वाला क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का है, समझ रहे ना, क्योंकि भाषा का अधिग्रहण बात कर रहा है। तो याद रखना है कि भाषा के अधिग्रहण और विकास की महत्वपूर्ण सबसे अवधि है, और इसको आप किस में लगा लोगे? इसको आप मनोविज्ञान में भी लगा लोगे, क्योंकि अवस्थाओं में अगर आ जाओगे ऑप्शन में तो आप किस किस पर देखोगे? मनोविज्ञान में। अगर भाषा पर आओगे तो आप चले जाओगे हिंदी में। तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी पेडागोजी आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 2 के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञान के स्तर पर विकास डॉट डॉट अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कौन से स्तर की बात कर रहा है? तो मैं तर्क क्षमता, व्याकरण क्षमता, ज्ञान क्षमता, भाषा क्षमता। तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं कि भाषा से, तो भाषा क्षमता को ही मैं यहां पर रिलेट करूंगा ना, कि भाषा की कैपेसिटी क्या है वही डेवलप करने की बात करेंगे ना। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट का विकास है। मतलब कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में, अब यहां पर फ्रॉवेल एक कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं? फ्रॉवेल एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। फ्रॉवेल ने अगर जर्मन के साइकोलॉजिस्ट है तो मैं कह सकता हूं कि किंडरगार्टन जो है एक पद्धति दिया है, तो मैं किंडरगार्टन की बात करेंगे तो आंसर भी किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हम 4 के साथ लगा देंगे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करेंगे कि आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देने का प्रयास करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं कि भाई कारण जानोगे या दंड दोगे? तो भाई यहां पर कोई बच्चा लेट हो रहा है तो उसका कारण, रीजन जानेगा। अगर कुछ हो सकता है तो संभव उसके लिए कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो ना। तो सिंपल सी बात है, दंडित नहीं करना है, हम चेष्टा करनी चाहिए हमें पहले। क्वेश्चन नंबर 24, बालक का विकास का परिणाम है। बालक के विकास का परिणाम ये पेडागोजी में, आपका मनोविज्ञान में, आपका आता है हिंदी में, आपका एनवायरनमेंट में, सभी जगह पेडागोजी में सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बालक का विकास परिणाम जो संबंधित होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया से होता है। आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा 2 के साथ। चलेंगे आगे की बात करेंगे। आगे हमारा है 25, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान हो सकता है? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन के द्वारा, या फिर ननावदीज। मैंने कहा बच्चे को अलग नहीं रखना है। जब बच्चा अलग नहीं होगा तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जाएगा। एक छत के नीचे हर वर्ग, हर जाति, संप्रदाय के बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं वही क्या है? वही समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD। और दोस्तों बताना चाहेंगे जितने भी बच्चे चैनल पर आए हैं नीचे लिंक भी डायरेक्ट है, लिंक के द्वारा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, या अनुमान लगाने का कौशल। तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये याद करने का कौशल हमें रटवाना नहीं है, हमें समझाना है, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। प्रतिभाशाली होने का संकेतक नहीं है सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के लिए झगड़ा करना या साथ झगड़ा करना, या जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा। तो मैं कह सकता हूं आंसर किसके साथ जाएगा? 3 के साथ जाएगा, क्योंकि झगड़ा करने वाला बच्चा प्रतिभाशाली गुण नहीं दर्शाता है। अगला है कि वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। ये लास्ट के 3 प्रश्न हम देखेंगे 28, 29, 30, जिसमें हम कुछ जनक देखेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जैसे हम और आप कितने अलग हैं। हो सकता है आप हमसे सामाजिक दृष्टि से अलग हो सकता है मानसिक दृष्टि से अलग हो सकता है शारीरिक दृष्टि से अलग हो। ये अलगाव ही क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है। और मैं कह सकता हूं ये दोस्तों आपका डाल्टन प्रोजेक्ट मॉन्टेसरी में से एक होगा। तो मैं आंसर, बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट विधि की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ, जिससे रिलेट करते हैं आपके किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 29, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? अभी मैंने बोला आपको किंडरगार्टन
पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो आप कहोगे सर फ्रोबेल के साथ जाएंगे, रशियन मनोवैज्ञानिक नहीं है ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? कार्लटन वासवन है या ओविड डेक्रोली हैं, डब्ल्यू.ए. वर्ट हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? जो बच्चे ऑप्शन नंबर डेक्रोली और वासवन में परेशान है तो मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं बिल्कुल सही है, कार्लटन वासवन के साथ चला जाएगा, जबकि डेक्रोली जो है वो डेक्रोली पद्धति के जनक है। क्लियर? ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें